अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने रिसेंटली इंडिया के नेशनल टीवी पर एक इंटरव्यू दी है बेसिकली अर्नब गोस्वामी को, जिसकी रिपोर्टिंग खैर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपनी बफूनरी को लेकर खास तौर पर। ये जो इज़राइली एम्बेसडर है, इनका नाम है रेवन आज़र, और रेवन आज़र इससे पहले इज़राइल की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके चीफ एडवाइज़र भी रह चुके हैं, या वन ऑफ द मोस्ट टॉप एडवाइज़र के तौर पर काम कर चुके हैं वाशिंगटन डीसी में, देन रोमानिया में ये इज़राइल को रिप्रेजेंट कर चुका है बंदा। तो जो रेवन आज़र है, इसका काफी ज्यादा डीप कनेक्शन है इजराइल की डीप स्टेट के साथ, खासतौर पर मैं कहूँ तो मोसाद के साथ। इस इंटरव्यू में वैसे तो इसने बहुत सी बातें की हैं और हम जो मजीद इस पर डिटेल्स आएंगी उस पर हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन इस वक्त इसका जो इनिशियल ट्रेलर या इसके कुछ अल्फाज हैं उसका अगर मैं आपको क्रक्स सुनाऊं तो इसके नजदीक पाकिस्तान एक रोग मिलिट्री स्टेट या रोग न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं लेकिन वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। दूसरा, वो मॉक कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर। इन तीन चीजों को अब हम करते हैं वन बाय वन डिस्कस, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। Isn't Pakistan effectively on your side by providing security assistance to the Saudis at the drop of a button? Is therefore not to the Saudis? They have a mutual military support agreement. Didn't it make you uncomfortable? Did you see the support? Have you seen any support? I have seen a meeting between the Saudis and Asif Munir. So afraid from a meeting? Not afraid at all from a meeting. I'm asking you a question in the context of the Saudis having a military agreement with Pakistan. The Pakistanis have been having relations with countries in the Arab world in the past, including with our enemies. Okay, this is something that we've been contemplating for a long period of time. I haven't seen right now, with all due respect, the Pakistani army coming to the defense of Saudi Arabia against Iran. Not openly. Okay. Look, at the end of the day, the truth continues to be exactly what you said. There is one rogue state that already has nuclear weapons. You don't want to have a second one. It's very clear. अब पहली यहाँ जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है, और उसको वो मॉक करते हैं कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को ईरान से बचाने के लिए गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट मल्टीपल लेयर्स के थ्रू है, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक फौजी पैक्ट है। पहली चीज, इसमें जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये कि सऊदी अरब इस वक्त ऐसे वेपन सिस्टम्स चाहता है जिनका कंट्रोल सऊदी मिलिट्री के पास हो। पाकिस्तान मल्टीपल डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए और इवन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहता है, सिंपल एज दैट। और ये दोनों चीजें अगर ये दो मुल्क मिल जाए तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। सऊदी अरब इस वक्त ऐसे यूएस मेड वेपन्स यूज कर रहा है जिनका कंप्लीट कंट्रोल सऊदी अरब के पास नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के साथ या इवन किसी और कंट्री के साथ मिलकर कोई वेपन सिस्टम्स बना लेता है या एक्वायर कर लेता है तो उनका कंट्रोल एटलीस्ट सऊदी मिलिट्री के पास होगा। बेशक कैपेबिलिटी वाइज 19-20 का फर्क भी हो, वो बर्दाश्त है, लेकिन अगर ऐसा वेपन आप खरीद रहे हैं जो आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो उसका क्या फायदा। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो बना नहीं सकते। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी बढ़ रही है। उसके लिए पाकिस्तान अकेले तमाम प्रोजेक्ट्स को ना फंड कर सकता है, ना आगे मुख्तलिफ चीजों को स्टेब्लिश कर सकता है, बना सकता है। उसके लिए आपको चाहिए पार्टनर्स। उसके लिए बेशक आपको चाइना के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, तुर्किया के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, तो अगर सऊदी अरब भी उस पार्टनरशिप में आता है या आप कुछ प्रोजेक्ट्स सऊदी अरब के साथ मिलकर कर रहे हैं तो ये मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल चीज भी है और एक काबिल तारीफ चीज भी है। अब जहां तक बात है ईरान के खिलाफ मदद करने की, तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त जो ज्यादा इशू बना वो है कि सऊदी अरब की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक्स हुए। ईरान ऑफिशियली कहता है कि हमने इनिशियल अटैक्स नहीं किए, हमने सऊदी अरब में सिर्फ यूएस बेसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान डिप्लोमेसी की और इवन इस डिप्लोमेसी की सऊदी अरब ने भी तारीफ की और ईरान ने भी पब्लिकली पाकिस्तान के इस रोल की तारीफ की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट, यहाँ आपको इन एक्शन नजर आएगा कि पाकिस्तान इन मुस्लिम कंट्रीज को आपस में इंटैक्ट रख रहा है, ना कि इनको आपस में लड़वा रहा है। तो यहाँ से आपको इजरायली एम्बेसडर की वो इंटेंशन भी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का अगर सऊदी अरब के साथ इंपैक्ट है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान से लड़े, और उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? ऑब्वियसली इजराइल को। और ईरान इससे पहले भी ये चीज कह रहा है कि सऊदी अरब में जो ज्यादातर सिविलियन एरियाज पर अटैक हुए हैं वो इजराइल ने करवाए हैं, ना कि ईरान ने। बट अगर एस्केलेशंस बढ़ती हैं तो दूसरी तरफ फिर जाहिर बात है ये इशू कहीं ना कहीं ईरान को भी इस पूरे मामले में घसीट लेगा। बट उम्मीद यही करनी चाहिए कि एस्केलेशंस बहुत ज्यादा ना बढ़े और खास तौर पर कि सिविलियन एरियाज इस पूरी एस्केलेशन से दूर रहें, बिकॉज अभी तक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब चल रही है मिडिल
ईस्ट के इस पूरे रीजन में। दूसरी चीज जो उन्होंने क्लेम की कि पाकिस्तान एक रोग मिलिट्री स्टेट है। रोग बेसिकली कहते हैं बागी स्टेट को, या एक अननेचुरल, नॉन ट्रेडिशनल, या जिसका कोई खास पैटर्न ना हो, जो अपनी मर्जी से चल रही हो। और ऑब्वियसली इसराइल के लिए ये रोग स्टेट इस वजह से है बिकॉज एक तो ये मुस्लिम कंट्री है, दूसरा एक एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है। तो एक मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वहां पर जो लोकल सेंटिमेंट है वो कंप्लीटली एंटी इसराइल है, और वो स्टेट इसराइल को एक मुल्क भी नहीं मानती, तो इसराइल के इंटेंशंस उसकी तरफ क्या होंगे, ये एक ऑब्वियस सी चीज है। इसके साथ साथ हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि इसराइल ने माजी में किस तरह मुस्लिम कंट्रीज को अपने रास्ते से हटाया या उनको डिकैपिटेट किया। तो उनको कमजोर इसी तरह किया गया, या तो उनकी इंटरनल रिफ्ट को यूज किया गया, या वहां पर प्रोक्सीज को लॉन्च किया गया। जैसा कि अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो दाइश क्रिएट की गई यूएस की तरफ से, एंड ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियली इसराइल का भी हाथ था। फिर जब दाइश आई तो उसके मुकाबले में ईरानियन प्रोक्सीज भी वहां एक्टिव हुई। तो उस खाना जंगी में, या उस आप कह लें कि मारामारी में, सबसे ज्यादा नुकसान जो रीजनल कंट्रीज थे, इराक, सीरिया जैसे, लेबनान जैसे, उनका नुकसान हुआ, और आज तक वहां वो खाना जंगियां चल रही हैं। पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट सेम ये करने की कोशिश की जा रही है। इसकी मुख्तलिफ वेव्स हैं। अगर आप BLA की वेव से उठा लें तो रिसेंट वेव आपकी शुरू हुई 2006-07 से। अब वही वेव एक मॉडर्न फॉर्म में मौजूद है। इससे पहले जो 1980s 1970s में BLA की वेव्स थी वो एलिमिनेट हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। बट जो अब नई वेव है इसकी डायनामिक्स और है। इसी तरह फिर आपकी TTP है। अब सबसे बढ़कर आप ये देख लें कि अफगान तालिबान, उनके पास ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, फिर उन ड्रोन्स के पास GPS कोऑर्डिनेट्स कहां से आ रहे हैं। ये चीज ही अपने आप में तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। पाकिस्तान से अभी वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर नहीं पाए। इंडिया को यूज किया गया था मोहरे के तौर पर, या अपने एक साथी के तौर पर साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में, लेकिन मई में इंडिया को भी जूते खाने पड़े। तो इंडिया से भी अब ऑब्वियसली इसराइल अपने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सका या ना करवा पाया। उल्टा अपने ही जो हेरोन ड्रोन्स थे उनकी मार्केट उन्होंने गिरवा ली कंप्लीटली। वो फेल हुए किसी भी किस्म का सीड ऑपरेशन करने में। तीसरी चीज जो इसमें उन्होंने ईरान को लेकर बात की है कि जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुकी हैं, लेकिन हम ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करने देंगे। अगर आप इससे पिछले जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिनको रिसेंटली शहीद कर दिया गया, उनका फतवा है प्रॉपर, अली खमेनी का फतवा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा बिकॉज इनसे बहुत ज्यादा तबाही मचती है और इंसानियत के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। ईरान ओपनली ये चीज कहता रहा है कि हम ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं, ना हमारा फेटिश है। हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी एनर्जी कंजम्पशन के लिए, या आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। और ये एक चीज थी इसराइल के बिलावजह के अटैक्स की वजह से अब हो सकता है कि ईरान अपने आप को पुश करे कि अब हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। ये पॉसिबिलिटी अब एग्जिस्ट करती है। और इन तमाम चीजों से बढ़कर एक चीज जो पूरी दुनिया ने एनालाइज की, आप लोग भी इस चीज को समझ चुके होंगे कि इजराइल की अपनी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। इजराइल की इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजरायली मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर पीछे से उन्हें यूएस की एड ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। हम ये ईरानियन मिसाइल्स का मामला देख चुके हैं कि ईरानियन मिसाइल्स ने इजराइल के हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट किया है, इजराइल की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू साइट्स को हिट किया है, मैसिव डैमेजेस वहां इन्फ्लिक्ट किए हैं। और इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो जैसे जो इतने प्रीमियम एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो इस वक्त कंप्लीटली फेल हुए हैं, क्योंकि वो लिमिटेड अटैक्स को रोकने के लिए ही डिजाइन किए गए थे, ना कि एक लॉन्ग टर्म वॉर को सस्टेन करने के लिए। और ये लॉन्ग टर्म वॉर खुद इजराइल ने ही इम्पोज की है ईरान पर, और सेम उनके वही इंटेंशंस पाकिस्तान को लेकर भी हैं। बट अभी तक जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंजेस उठाए हैं, पाकिस्तान को फेस कर रहा है, कुछ को पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ न्यूट्रलाइज भी किया है। बट इस पूरे सिनेरियो में इजरायली एम्बेसडर का ये जो बयान है ये एक आई ओपनर है हमारे मुल्क के लोगों के लिए भी, हमारे मुल्क के जो पावर कॉरिडोर्स हैं जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं उसके लिए भी, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने से बेहतर है कि आपस में आपके जो भी मामला हों वो अलहदा है, वो होते रहेंगे, वो चलते रहेंगे मामला। लेकिन जब इस तरह का एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आप पर आ चुका है तो खुदारा अपने जरा इख्तिलाफात को साइड पर रखते हुए अपने मुल्क के लिए एक हो जाएं। बिकॉज अल्लाह ना करे कल को अगर आप पर जे डैम्स बरसने लगे तो वो आपको ये देख कर नहीं मारेंगे कि आप किस तबका जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, तब आप उसके निशाने पर होंगे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।